कि अधिकारियों की नींद जो 10 साल से चली आ रही है, कुंभकर्ण को भी 2 पल के लिए शर्म आ जाए इनकी हरकतें देखकर। क्या जिम्मेदारी भी फाइलों में खो गई थी या फिर किसी डील में बिक गई थी? पैटर्न साफ है, गवाह का बयान बदलता है, फाइल गायब हो जाती है, सीनियर्स बच जाते हैं। कमेंट्स में लिखिए #LivesOverFiles। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दुखद प्रेम कहानी, सरकारों और फाइलों की प्रेम कहानी, जहाँ सरकारों को फाइलों से इतना प्रेम है कि उनके बीच इंसान मर जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस कहानी में थोड़ी कॉमेडी भी है, क्योंकि अगर हम हंसे नहीं तो रोना पड़ेगा। चलते हैं साल 2014 में, जब कुछ दूरदर्शी इंजीनियरों ने सोचा, अरे भाई, नोएडा सेक्टर 150 में खड्डा है, खड्डे में पानी भर रहा है, कोई ड्रेनेज सिस्टम लगाओ। वाह, क्या सोच है रे तेरी, क्या प्लानिंग है। डिजाइन बना, प्रेजेंटेशन हुई और 2016 में पैसा भी आ गया। 13,50,000 रुपए, पूरा का पूरा बजट। ये रकम बहुत लोगों की एनुअल सीटीसी से भी ज्यादा है। और फिर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डिजाइन बदल रहा था। जो ड्रेनेज बनानी थी वो ड्रेनेज वर्ल्ड क्लास लेवल की बनानी थी, इसीलिए उसका डिजाइन बदल रहा था। उसके अप्रूवल्स पेंडिंग थे और फाइल जो है वो भारत के हर सरकारी फाइल की तरह मूवमेंट में थी। नेक्स्ट वीक देखेंगे, अगले सप्ताह करेंगे। ये नेक्स्ट वीक का सिलसिला चलते चलते 10 साल में तब्दील हो गया। तालियां बजनी चाहिए भाइयों बहनों, तालियां बजती रहनी चाहिए। ऐसी एफिशिएंसी कहीं और नहीं मिलेगी, मिल भी नहीं सकती है। फिर 2019 से 2020 में जमीन का मालिकाना हक ही ट्रांसफर हो गया। ये मालिकाना हक लोटस ग्रीन्स के पास से निकलकर अभय कुमार और गृह प्रवेश ग्रुप के पास पहुंच गया। अब सवाल यह है कि जब जमीन ट्रांसफर हुई तो जिम्मेदारी कहां गई? क्या जिम्मेदारी भी फाइलों में खो गई थी या फिर किसी डील में बिक गई थी? सोचने वाली बात है, सोच कर देखो। अब आते हैं अक्टूबर 2023 पर। सिंचाई विभाग ने एक औपचारिक चेतावनी पत्र भेजा, ऑफिशियल लेटर। लिखा था, सेक्टर 150 में पानी भर रहा है, दुर्घटना हो सकती है, भरवाने का काम किया जाए। उस पत्र का क्या हुआ जानते हैं दोस्तों? वो पत्र भी फाइलों में खो गई। यार, कोई इन सरकारी पत्रों को गूगल मैप्स की सुविधा दिलवाओ, और अगर गूगल मैप्स अच्छा नहीं लगता तो मेक इन इंडिया वाले मैपल्स वालों की सहायता दिलवाओ। ये खो बड़े रहे हैं बेचारे, इनका कुछ हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है हमारे बाबुओं ने, सरकारी बाबुओं ने, ब्यूरोक्रेट्स, इन्होंने कोई खास कोर्स किया है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जरूरी सरकारी दस्तावेज कैसे गायब करें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 31 दिसंबर 2025 को, आज से महज 20-25 दिन पहले, एक ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह उसी खड्डे में गिर गया। घना कोहरा था, रात का वक्त था, सड़क पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई साइन बोर्ड नहीं था, इसीलिए वो उस खड्डे में गिर गया। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच निकला। आसपास के लोगों ने सीढ़ी लगाकर उसे बाहर निकाल लिया। अब आपको लग रहा होगा कि अधिकारियों की नींद जो 10 साल से चली आ रही है, कुंभकर्ण को भी 2 पल के लिए शर्म आ जाए इनकी हरकतें देखकर। उन्हीं अधिकारियों की नींद अब एक वाकया होने पर तो खुली गई होगी। अब तो उन्होंने बैरिकेड लगा ही दिया होगा, अब तो उन्होंने साइन बोर्ड भी लगवा दिया होगा। नहीं, होना तो ऐसा ही चाहिए ना। पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि फाइल अभी भी पेंडिंग थी। एक आदमी बच गया, फिर भी किसी ने नहीं सोचा कि अगर दूसरा आदमी गिर गया तो क्या होगा। और फिर किस्मत ने भी सोचा कि चलो खेल करते हैं। उस खड्डे में दूसरा आदमी गिरा, उसका नाम युवराज मेहता था। 16-17 जनवरी साल 2026, रात का वक्त था। युवराज, जो 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसे शायद एक तीखे 90 डिग्री के मोड़ का पता नहीं चला। कोहरे में कुछ नहीं दिखा और वो उस खड्डे में गाड़ी सहित गिर पड़ा। गड्ढा पानी से भरा था। अब मैं बार बार खड्डा कह रहा हूं तो इसका मतलब ऐसा खड्डा ना समझें जिसमें प्रिंस आज से कई सालों पहले एक बच्चा गिर गया था। ये खड्डा महज कहने वाला खड्डा है। ये गहराई में भी और क्षेत्रफल में भी इतना बड़ा है कि इसको एक छोटा तालाब घोषित कर दें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। वो गड्ढा पानी से भरा था, उसमें युवराज की गाड़ी डूब रही थी। उसने अपने पिता को फ़ोन किया, राजकुमार मेहता को, कहा
पापा मैं फंस गया हूँ, प्लीज़ किसी को भेजो। और फिर 90 मिनट तक युवराज अपनी कार की छत पर खड़ा रहा, चिल्लाता रहा, फ़ोन की टॉर्च से इशारे करता रहा। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, एनडीआरएफ वाले भी आए, एसडीआरएफ वाले भी आए, सबकी हाजिरी पूरी थी। लेकिन वो अपने साथ जो रस्सी लाए थे वो रस्सी छोटी थी। नोएडा अथॉरिटी का 8,000 करोड़ का बजट कम पड़ गया था कि वो एक मुनासिब लंबाई वाली रस्सी नहीं खरीद पाए। वो अपने साथ जो सीढ़ी लाए थे वो सीढ़ी छोटी थी। जानते हैं इतने बड़े बजट होने के बाद भी वो रस्सी और सीढ़ी छोटी क्यों रह गई? क्योंकि सही लंबाई की सीढ़ी और रस्सी खरीदने की जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग फाइलों में दबी हुई थी। समझ गए ना? जब युवराज अपनी जिंदगी के लिए परेशान था, छटपटा रहा था, हताश हो रहा था, तब एक आदमी था, मुनिंदर सिंह, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय। वो खुद रस्सी लेकर पानी में उतरा। वो किसी फोर्स से नहीं था, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी, ना ही वो पुलिस वाला था, ना ही वो एसडीआरएफ का था, ना ही वो एनडीआरएफ का था। वो कोई अफसर भी नहीं था, ना ही वो किसी फायर डिपार्टमेंट का था। वो बस मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान था। लेकिन उसके ज़मीर ने उसे ये इजाज़त नहीं दी कि इन नाकाम, नाकारा, निकम्मे अफसरों की तरह, पुलिस वालों की तरह, फायर डिपार्टमेंट वालों की तरह, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी जो डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मौजूद थे उनकी तरह मूक दर्शक बनकर किसी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे। उसकी ज़मीर ने इस बात की इजाज़त नहीं दी, इसीलिए वो कमर में रस्सी बांधकर उस कड़ाके की ठंड में उस पानी में कूदा, एक आम नागरिक। लेकिन फिर भी वो युवराज को नहीं बचा पाया। रात लगभग 1:30 बजे युवराज डूब गया, उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट कही गई कि मरने की वजह, जान जाने की वजह दम घुटना था, हार्ट अटैक था, जो कि छाती में पानी भरने की वजह से और सांस न आने की वजह से हुआ। युवराज का शरीर सुबह 4:30 पर उस पानी से निकाला गया। 3 घंटे के बाद, 3 घंटे तक एक जिंदगी जो बचाई जा सकती थी, एक होनहार नौजवान जिसका भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ था, वो धीरे धीरे पानी में डूबकर मर गया। और सिस्टम, ये तंत्र उसे बचा नहीं पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये तंत्र फाइल ढूंढ रहा था। और युवराज के मरने के बाद किस्सा खत्म नहीं हुआ, असली नौटंकी वहीं से शुरू हुई। 18 जनवरी को जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को टर्मिनेट कर दिया गया। वाह, समस्या का हल तो कोई ऐसे निकाले। जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी तो हमेशा सबसे जूनियर की होती है ना जी? सीनियर तो सिर्फ फाइल साइन करते हैं। उसके बाद 19 जनवरी नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हटाए गए। मुख्यमंत्री ने एसआईटी बिठा दी। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बिठा दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने, कुछ एक्टर्स ने भी वीडियो बना दिए। अब सबके सब गंभीर हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया। अगर ट्रेंड नहीं होता तो शायद ये भी फाइल में कहीं खो जाता। पर इन सारे ट्रेंड के बीच, इन सारे हंगामे के बीच भी एक नाम था जो अभी भी गायब था, सबसे छुपा हुआ, मेधा रूपम। अब तक तो पूरी दुनिया जानती है मेधा रूपम कौन है, पर फिर भी बता देते हैं। मेधा रूपम है जिलाधिकारी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर। आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, कोऑर्डिनेशन देखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस सिस्टम के इतने बड़े फेलियर के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिता ज्ञानेश कुमार हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। और जब किसी का वीआईपी कनेक्शन हो तो नाम फाइलों में नहीं जाता। विपक्ष ने बोला ये सिलेक्टिव पनिशमेंट है, ये जो जूनियर इंजीनियर को निकाला गया है ये सिलेक्टिव पनिशमेंट है, जूनियर हटाओ सीनियर बचाओ, ये स्कीम चल रही है, लोकतंत्र हैं, सब बराबर हैं, है ना? हमें तो यही लगता है लोकतंत्र हैं, सब बराबर हैं। पर आप शायद वो वाली कहावत भूल गए जहां कहा जाता है सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर। कुछ लोग ज्यादा बराबर होते हैं। खैर, अब इस मामले में अगला ट्विस्ट आता है मुनिंदर सिंह। मुनिंदर सिंह याद है, फ्लिपकार्ट वाला डिलीवरी बॉय जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की। उसने पहले कहा कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी, पुलिस मौके पर कुछ भी नहीं कर रही थी, और बाद में उसी ने कहा कि पुलिस तो अपना काम कर रही थी। जब उस पर दबाव देकर मीडिया वालों ने पूछा कि भैया आपने बयान से क्यों पलटे, तो उसने कहा कि मुझे थाने बुलवाया गया और स्क्रिप्टेड वीडियो बनवाया गया। तो सच क्या है? या तो वह भ्रमित है या दबाव में है, और अगर दबाव में है तो किसके दबाव में है? अब वैसे तो मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने में यकीन नहीं रखता, पर पैटर्न साफ है। गवाह का बयान बदलता है, फाइल गायब हो जाती है, सीनियर्स बच जाते हैं। क्या इसे इत्तेफाक कह सकते हैं, या ये ही असली सिस्टम है? सोचिए, सोच कर देखिए जरा। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ दिनों तक मीडिया में शोर शराबा हुआ, हो हल्ला हुआ,
लगभग हर छोटे बड़े क्रिएटर ने इस बारे में वीडियोस बनाई, कैसे सिस्टम की गलती है, कैसे युवराज की जान बचाई जा सकती थी। पर अब ये मामला धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। वो एसआईटी जिसका गठन किया गया था उसने 100 से ज़्यादा अधिकारियों से पूछताछ कर ली है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, फायर अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सबसे बात हो चुकी है। रिपोर्ट अब जमा होने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या रिपोर्ट में न्याय मिलेगा। रिपोर्ट में तो 80 से 100 नाम हैं, लेकिन सज़ा कितनों को मिलेगी। मेरा अंदाज़ा बताऊं, मेरा अंदाज़ा कहता है कि जूनियर्स को हटा दिया जाएगा, सीनियर्स के ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बिल्डर वापस बेल पर बाहर आ जाएंगे, डीएम को प्रमोशन मिलेगा और ये फाइल भी फिर से गायब हो जाएगी। युवराज मेहता वो उस सिस्टम का शिकार है जो फाइलों से ज़्यादा प्यार करता है लोगों से नहीं, जो वीआईपी को बचाता है आम आदमी को नहीं, जो 10 साल में प्लान बनाता है और 90 मिनट में कुछ नहीं कर पाता। ये पहला मामला नहीं है और दुख की बात यह है कि आखिरी भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक फाइलों से ज़्यादा इंसानों की कीमत नहीं होगी, जब तक जूनियर की जगह सीनियर जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे, जब तक फाइलें खोने का एक बहाना इस सिस्टम के पास रहेगा, तब तक युवराज एक, दूसरा, तीसरा, चौथा बनता रहेगा। तब तक ऐसे वाक़ये होते रहेंगे। अगली बार जब आप किसी गड्ढे से बचें, खुले मैनहोल को देखें, बिना बैरिकेड के पुल पार करें, तो याद रखें कि यह हादसा नहीं है, यह शासन की विफलता है, ये सिस्टम का मर्डर है और हम सब खामोश गवाह हैं। सवाल सिर्फ इतना है, कब तक, आखिर कब तक। चलिए मैं चलता हूं, फाइल ढूंढने जा रहा हूं। क्या पता कौन सी जरूरी बात किस फाइल में कहां खोई हुई है। युवराज मेहता 1999 से 2026, एक फाइल, एक जिंदगी जो हमेशा के लिए खो गई। खैर, जब तक हम और आप बोल सकते हैं तब तक जस्टिस फॉर युवराज की मांग करते रहिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेधा रूपम को इस घटना के लिए ज़्यादा जिम्मेदार ठहराना चाहिए, तो कमेंट्स में #वेयर इज़ मेघा लिखिए, पूछिए कि डीएम साहब कहाँ हो। अगर आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी बॉय मोनिंदर सिंह पर सच में दबाव बनाया गया, उसे मजबूर किया गया कि वो बार बार अपना बयान बदले, तो कमेंट्स में #प्रोटेक्ट मोनिंदर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि इतने बड़े हादसे के बाद, इतने बड़े सिस्टम के फेलियर के उजागर होने के बाद भी ये सब के सब मिल करके नौटंकी कर रहे हैं कुछ लोगों को बचाने की, तो कमेंट्स में लिखिए #lives over files करके तो देखिए, देखते हैं कितनी फाइलें खुलती हैं, है ना। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।